उत्तराखंड न्यायिक सेवा, दिल्ली न्यायिक सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा में आयोजित होने वाले पेपर या टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है हमने जो है प्रीलिम्स का जो बेड़ा उठाया है, उसके टेस्ट के अंतर्गत जो आज है वो है हमारा टेस्ट दंड प्रक्रिया संहिता या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसके अंतर्गत देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए हम जो आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट जो हमारा आज है वो है हमारा सीआरपीसी। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अग्रिम जमानत की बात करते हैं, ये हमारा जो है ये धारा 437 है। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं 437 में नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 438 में जो है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। वहीं पर देखिए हमारा जो है ये हमारा अपील की संक्षिप्त खारिज। अब देखिए जो है हमारा जो है ये तो ठीक है, मतलब जो है उसके बाद देखिए दोष मुक्ति का दशा में अपील, ये हमारा 376, जबकि 376 में नहीं है, ये 378 में है। वहीं पर देखिए उच्च न्यायालय को संदर्भित, यानी ये देखिए हमारा जो है ये हमारा 395 में है। मतलब देखिए हमारा फर्स्ट 3 या 4 ये हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो आंसर देखिए हमारा जो बन जाता है वो पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछ रहा, कभी आप जो है सुमेलित पे निशान लगा के है। देखिए अब इसका आंसर बनेगा हमारा बी, ये आंसर बनेगा हमारा बी, आंसर हो जाता है। अब देखिए हम जो है अग्रिम जमानत जो है वो हमारी जो धारा है सीआरपीसी की वो 438 से संबंधित है। वहीं पर अपील की संक्षिप्त खारिज, ये जो है हमारा सीआरपीसी की धारा 384 से संबंधित है। अब वहीं पर दोष मुक्ति की दशा में अपील जो है वो जो है 378 के तहत की जाती है। वहीं पर उच्च न्यायालय को संदर्भित वो हमारा सीआरपीसी की धारा 395 में प्रावधानित किया गया है। देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा बी। नेक्स्ट देखिए हमारे है, जब उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायालय अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्रवाई को अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मांगता है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए इसमें देखिए हमारा देखिए जब कोई उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायालय अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मांगता है या मंगाता है तो इसे कहा जाता है पुनरीक्षण। यानी पुनरीक्षण मतलब देखिए हमारा जो है ये बनेगा हमारा सी, यानी इसमें हमारा सी आंसर बन जाता है। देखिए हमारे यहाँ अब देखिए इसमें जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है वो 397 यह है पुनरीक्षण के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत स्थित किसी भी अवर दंड न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्रवाई के अभिलेख को किसी भी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंड आदेश या फिर आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्रवाई की नियमितता के बारे में अपने समाधान करने के प्रयोजन हेतु मंगा सकता है। मैंने देखिए हमारा जो है ये पुनरीक्षण जो है वो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है 397 से संबंधित है या उसमें प्रावधान किया गया है। यह आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निर्देश किया जा सकता है। अब देखिए इसमें जो है निर्देश किया जा सकता है, देखिए हमारा यानी कि ये देखिए हमारा उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, सत्र न्यायालय को या फिर उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को। यहां देखिए हमारा जो है दंड प्रक्रिया संहिता का निर्देश किया जा सकता है, निर्देश दिया जा सकता है, किया जा सकता है। ये देखिए हमारा आंसर का आंसर बनेगा
उच्च न्यायालय को, यानी कि हमारा ये बी आंसर बन जाएगा। देखिए अब देखिए यहां पर हम बात है तो देखिए निर्देश एक ऐसी कार्रवाई है जिसके द्वारा एक न्यायालय उच्च न्यायालय से मार्गदर्शन चाहता है। निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 395 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को किया जाता है। मतलब धारा कौन सी है, देखिए मार्गदर्शन देखिए 395, मतलब कहने का समझिए अब जो है निर्देश एक ऐसी कार्रवाई है जिसके द्वारा एक न्यायालय उच्च न्यायालय से मार्गदर्शन चाहता है। निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 395 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को किया जा सकता है। यह आंसर बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट, यदि किसी दंडिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है एवं उसके नजदीकी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कितनी अवधि के अंदर आवेदन करना चाहिए। देखिए वह इसमें आंसर बनेगा हमारा 30 दिन के अंदर, यानी आंसर बनेगा डी, ये डी बन जाएगा। देखिए हमारा जो है अब देखिए यहां पर दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है वो 394 या 394 के अनुसार जहां अपील दोषसिद्धि या मृत्यु के या कारावास के दंड आदेश के विरुद्ध है और अपील लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका कोई भी निकट रिश्तेदार या अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के भीतर या 30 दिन के अंदर अपील जारी रखने की इजाजत के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है और यदि इजाजत दे दी जाती है तो अपील का उपशमन नहीं होगा। ध्यान दीजिए जो है इसको पूरी डिटेल में एक जो है 394 को एक बार फिर देख लीजिए, आप जो है आंसर आपको मिल जाएगा, यानी आंसर हमारा 4 का डी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती आदेश है। अब देखिए इसमें देखिए अंतर्वर्ती आदेश है गवाहों के समन करने वाला आदेश या मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मंजूर करने का आदेश। देखिए है उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय का पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोजन के लिए निम्न में कौन सा अंतर्वर्ती आदेश है, वह मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मंजूर करने का आदेश, यानी कि आंसर हमारा ये बी बन जाएगा। इसमें देखिए है अब देखिए यहां पर हम जो है इसकी बात करते हैं, देखिए हम जो है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम करण सिंह के मामले में जो है यह है 1988 में जो है रहा, इसके जो है अभिनिर्देश में अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत मंजूर करने के संबंधी या संबंध में आदेश अंतर्वर्ती प्रकृति का होने के कारण इसके विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन नहीं हो सकता है। मतलब ये कौन सा केस है, ये उत्तर प्रदेश बनाम करण सिंह जो 1988 के है, जो मतलब यह है इलाहाबाद में निर्धारित किया गया है कि जमानत मंजूर करने संबंधी आदेश अंतर्वर्ती प्रकृति का होने के कारण इसके पुनरीक्षण आवेदन नहीं हो सकता है। मतलब देखिए हमारा इसका बी आंसर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट, जब सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी अवरदंड न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्रवाई के अभिलेख को पुनरीक्षण हेतु मंगाता है तो इसे कहते हैं, देखिए पहले रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसे कहते हैं पुनरीक्षण या फिर मतलब देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा सी, यानी इसे पुनरीक्षण कहें, यह बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है वो है हमारा सत्र न्यायालय में, यानी कि न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील जो है वो सत्र न्यायालय में होगी। अब देखिए यहां पर हमारे जो है दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है वो है हमारी 378 सब कॉलम 1 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले में लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय या अजमानते अपराध की बाबत
किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील उपस्थित करने का निर्देश दे सकेगा। नेक्स्ट देखिए इनका बने हमारे जो है ये बनेगा हमारा बी, इसका बी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। देखिए इसमें देखिए है ये भी आंसर देखिए हमारा जो है बनेगा हमारा सेशन न्यायालय में या फिर बी आंसर उसका। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है पीड़ित व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए हमारा जो है जब न्यायालय के अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है, जब न्यायालय ने लघुतर आरोप के लिए दोषी पाया गया हो, जब न्यायालय द्वारा ही अपर्याप्त क्षति धन देने का आदेश दिया हो, जब न्यायालय द्वारा अपर्याप्त दंड आदेश दिया हो। मतलब देखिए यहां पर यह है पीड़ित व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है। देखिए नहीं कर सकता है इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा जब न्यायालय द्वारा अपर्याप्त दंड आदेश दिया हो। इसमें डी आंसर बन जाएगा इसका। देखिए हमारा जो है ये हमारा डी हो जाता है 9 डी। नेक्स्ट देखिए हमारा देखिए अगर हम बात करते हैं देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 का परंतु के अनुसार पीड़ित व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत कर सकता है। कौन कौन सा? एक, अभियुक्त को दोष मुक्त कराने का आदेश, या कम अपराध के लिए दोष सिद्ध करने वाला आदेश, या फिर हम कह सकते हैं अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने का आदेश। अब इसमें देखिए हमारा जो है इसमें अपील कर सकता है, ये बनेगा हमारा साथ डी। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्ति का प्रयोग करता है? अब देखिए इसमें जो है वो हमारा जो है यानी कि दंड प्रक्रिया धारा 373 के अंतर्गत यानी कि सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जो हमारा इसका प्रावधान है धारा 373 की बात करते हैं। अब देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 373 के अनुसार शांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील तथा प्रतिभू स्वीकार करने से इनकार करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील। उपरोक्त में लेकर बात करते हैं दोनों दशाओं में अपील सेशन न्यायालय में की जाएगी बशर्ते धारा 122 सब कॉलम 2 और 4 के अधीन कार्रवाई सेशन न्यायालय के समक्ष पहले से ही प्रेषित न की गई। मतलब समझिए दोनों दशाओं में अपील सेशन न्यायालय की जाएगी और बशर्ते धारा 122(2) या फिर सब कॉलम 4 के अधीन सेशन न्यायालय के समक्ष पहले से प्रेषित न की गई हो। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा यह है ए, इसका आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है। अब देखिए इसमें जो है वो हमारा धारा 366 यानी आंसर बन जाएगा हमारा ए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अधीन या अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंड आदेश को निष्पादित करने के लिए से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है, जो हमारा 366 की बात करते हैं। अब यहीं पर देखिए हमारा जो है नेक्स्ट दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय में आवश्यक है। यानी कि मतलब जो है देखिए हमारा दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंड आदेश की पूर्ति उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक है। देखिए इसका बनेगा हमारा वही 366 यानी ए आंसर बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश के निष्पादित करने के पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है। ये देखिए हमारा 360 यानी ए आंसर बन जाएगा हमारा जो है
उसके बाद देखिए हमारा जो है दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत लिपिकीय गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय किसी भी निर्णय या अंतिम आदेश का पुनर्वलोकन वर्जित है। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है ये है हमारा देखिए ये 360 धारा 362 यानी कि इसका डी आंसर बन जाएगा, यानी कि धारा 362 यानी हम बात करते हैं देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 62 के अनुसार कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है तब लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या फिर उसका पुनर्वलोकन नहीं करेगा। इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा डी। नेक्स्ट, न्याय हित में मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह समन मामले का विचारण वारंट मामले की तरह कर सकता है जिसमें उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा है वह दंडनीय है। देखिए इसमें 6 माह से अधिक कारावास, यानी कि मान लीजिए देखिए हमारा देखिए अगर हम बात करते हैं देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 359 के अनुसार जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित समन मामले के विचारण के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराधी का विचारण वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो ऐसे मजिस्ट्रेट वारंट मामले के विचारण के लिए उपबंधित रीति से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्ष्यों को पुनः बुला सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। मतलब देखिए इसका आंसर हमारा जो है वो हमारा बनेगा हमारा ए आंसर। देखिए हमारा जो है ये हमारा 6 माह से कारावास यानी ए आंसर। ये देखिए इसमें देखिए थोड़ा डिटेल में और पढ़ना है तो वो हमारे धारा 359 को देख लीजिए आप। नेक्स्ट, दीना बनाम भारत संघवाद संबंधित है। अब देखिए हमारा है फांसी द्वारा मृत्यु दंड देने से, यानी बी आंसर है, ये बी आंसर बन जाता है हमारा जो है। अब देखिए इसमें दीना बनाम भारत संघ AIR यानी कि जो है 1983 AC 1155 के मामले में मृत्यु दंड की वैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी जा गई है कि फांसी पर लटकाना एक बर्बरतापूर्ण या अमानवीय एवं अपमानजनक कृत्य है, अतः इसके स्थान पर किसी अन्य प्रक्रिया को प्रतिस्थापित की जाए और उच्च न्यायालय को निर्णित किया कि मृत्यु दंड की यह अत्यंत सरल और अन्य साधनों की अपेक्षा कम कष्टकारी है, अतः अनुच्छेद 21 के विपरीत नहीं है। यानी देखिए हमारा इसका आंसर बी आंसर। नेक्स्ट, धारा 357 का सब कॉलम 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा। इसमें देखिए इसमें जो कर रहा है राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी हमारा डी आंसर है। यानी धारा 300 कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण करता है। यानी देखिए ये हमारा देखिए अगर हम बात करते देखिए इसमें जो है भारत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के सब कॉलम 2 के अनुसार जब कभी भी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है तब यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निर्धारित स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेंगे। अब इसमें देखिए थोड़ा डिटेल में 357 को देख लीजिए एक बात है, यानी ये बना हमारा डी। नेक्स्ट, निर्णय सुनाए जाते समय किसी मामले में अभियुक्त की उपस्थिति अभिमुक्त की जा सकती है। अब देखिए ये है हमारा देखिए ये बनेगा हमारा देखिए
जब न्यायालय के अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से पूर्व ही अभिमुक्त का प्रदान कर दी हो, या जब निर्णय दोष मुक्ति का हो, यानी इसका आंसर बनेगा हमारा सी, यानी ए और बी दोनों है, ये सी आंसर बन जाता है। अब देखिए हमारा जो है दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है वो हमारे 353 सब कॉलम 6 के अनुसार निर्णय सुनाने के लिए अभियुक्त हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे दी गई हो और दंड आदेश केवल जुर्माने का है तो उसे दोष मुक्त किया गया हो। देखिए हम इसमें जाए सी आंसर। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध समनीय नहीं है। अब इसमें देखिए हमारा जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 334 के अधीन अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अधीन, या फिर भारतीय दंड संहिता की 307 के अधीन अपराध, भारतीय दंड संहिता की 506 के अधीन। देखिए इसमें बनेगा आंसर हमारा, देखिए वो बनेगा हमारा जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अनुसार ये सी आंसर बन जाएगा हमारा, ये सी आंसर हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समनीय अपराधों की श्रेणी में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का उल्लेख नहीं है, अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध समनीय नहीं है। मतलब देखिए ये हमारा सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध समनीय नहीं है। समनीय देखिए मतलब जो है, अब इसमें देखो हमारा जो है आंसर बनेगा, देखिए अब जो है ये 307 मेरे पहले ये बनेगा डी आंसर। नेक्स्ट, निम्न कौन सा अपराध समनीय नहीं है। देखिए हमारा जो है समनीय है। देखिए अब इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा 498, 403 और 298, ये हमारे सारे बनेंगे, यानी डी आंसर है इसका, डी आंसर है, सारे समनीय है। मतलब देखिए हमारा जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की सारणी में दिए गए अपराधों में भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 403 यानी 403 और 298 समनीय अपराध है, यानी इसका डी आंसर है। नेक्स्ट, समनीय और गैर समनीय अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है। देखिए अब इसमें देखिए हमारा जो है वो बनेगा, देखिए हमारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में, यानी सी आंसर बन जाएगा हमारा इसका। अब देखिए हम बात करते हैं भारतीय मतलब जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में दो तरह के मामले समनीय बनाए गए हैं। प्रथम में अभियुक्त और व्यथित व्यक्ति न्यायालय की अनुज्ञा के बिना अपराध का समन करते हैं और दूसरे में न्यायालय की अनुज्ञा से समन करते हैं। अब देखिए जांच और विचारण के बारे में साधारण उपबंध है। देखिए अब इसका आंसर बनेगा हमारा सी, ये बनेगा। नेक्स्ट, आरोप लगाए जाने के बाद अपराध का परशमन होने के परिणाम होता है। अब देखिए इसका जो है अभियुक्त की दोष मुक्ति, यानी ये आंसर बन जाता है इसका, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अब देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 सब कॉलम 8 के अनुसार अपराध के समन का प्रभाव अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा, यानी ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के विरुद्ध अपराधों को अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता में उल्लेखित अन्य सभी अपराध हैं। अब देखिए इसमें जो है ये बनेगा हमारा असमनीय है, यानी ये आंसर बन जाता है इसमें जो है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 सब कॉलम 9 के अनुसार अपराध का समन इस धारा के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अतः स्पष्ट है कि धारा 320 में विनिर्दिष्ट अपराधों के अतिरिक्त अन्य सभी अपराध असमनीय है। मतलब इसका आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट, यदि किसी अभियुक्त के पास यथेष्ट साधन नहीं है कि वह अपने बचाव के लिए प्लीडर रख सके तो सत्र न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय
पर उसे प्लीडर उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? देखिए ये आता हमारा धारा 304, यानी इसका आंसर बन जाता है हमारा बी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 सब कॉलम ए के अनुसार, जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है और वहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर की नियुक्ति करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध कराएगा। देखिए इसका आंसर हमारा बी। इसमें देखिए आज इतना ही है, इसको चेक कर लीजिए, उसके बाद नंबर देख कितने बनेंगे। चलिए नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलेंगे।